हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले वीडियो में। और ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या वीडियो होने वाला है कि अब वैकेंसी बहुत कम है, मतलब वैकेंसी बहुत कम है, टाइम भी बहुत कम है। तो उसके लिए कुछ कुछ स्ट्रैटेजी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए। क्योंकि अब एग्ज़ाम का शेड्यूल भी आ चुका है, जैसे कि शेड्यूल वाला यहाँ पे दिख रहा हुआ है। एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्या क्या शेड्यूल आया हुआ है। एएलपी का जनवरी से मार्च के बीच में पीरियड का एग्जाम होने वाला है। टेक्नीशियन का अप्रैल से जून का। एएलपी टेक्नीशियन अलग अलग आया हुआ है, मोदी जी। और उसके बाद एनटीपीसी का कुछ ऐसा है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अंडर ग्रेजुएट, और उसके बाद ग्रेजुएट का, मतलब एनटीपीसी का जूनियर इंजीनियर का, और पैरामेडिकल कैटेगरी, थोड़ा बहुत मेडिकल हॉस्पिटल का, रेलवे का, वो सब आता है। वो जुलाई से सितंबर का होने वाला है। और लास्ट में लेवल 1 ये ऑफिसर लोगों का है, तो ये मेरे काम का नहीं है। तो जो जनवरी से मार्च का ऐसा है वो एएलपी का होने वाला है, और उसके बाद जून तक का महीना होने वाला है जो टेक्नीशियन का होने वाला है। तो अब अपने पास सीबीटी 1 के लिए टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा कि 20 फरवरी तक ऐसा कुछ फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। तो अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया, क्या जोन सिलेक्शन पे मेरे से अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताना। अब मेन बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास 9 टॉपिक्स हैं। ये इन टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ कि हाँ कौन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको फॉलो करते हो थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे जाके, तो एग्जाम क्रैक करना एक मेरे हिसाब से आसान हो सकता है। ये टॉपिक्स पे तो एक एक करके इन पे बात करते हैं। पहला है कि एग्जाम एनालिसिस। एग्जाम एनालिसिस में हर दिन बोलता हूँ कि देखो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अभी भी लोगों का कमेंट आता है कि भैया एएलपी में इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। दूसरा एक सवाल आता है कि जीके कहाँ से पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे सवाल है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने एग्जाम का एनालिसिस अच्छे से नहीं किया है। मेरे हिसाब से एग्जाम का एनालिसिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जिसको ये नहीं पता है कि सीबीटी 2 में सिर्फ फिजिक्स आता है, साइंस नहीं आता, ऐसा मैसेज आता है मुझे इंस्टाग्राम पे, तो वो बहुत गलत चीज़ है। अभी एग्जाम एनालिसिस करो। मैं फटाक से एक बता देता हूँ कि सीबीटी 1 में क्या है। सीबीटी 1 में आपका क्या है, एग्जाम एनालिसिस अगर करते हो तो मैथ, रीजनिंग, उसके अलावा आता है साइंस और करंट अफेयर, इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। दूसरा कि आपको क्या आता है सीबीटी 2। सीबीटी 2 में क्या है, तो सीबीटी 2 में मैथ, रीजनिंग और ओनली फिजिक्स, साइंस नहीं है, और थोड़ा सा 10 नंबर का जीए आता है। तो टोटल 30 नंबर का ऐसा होता है। वो होता है एक ऐसे एग्जाम एनालिसिस। ये चीज आप माइंड में डाल लो। और मेरे नेक्स्ट आते हैं कि मिस्टेक्स। लोग मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। तो लोग देखो, मिस्टेक में मैं ज़्यादा तो बड़ा मिस्टेक नहीं बोलूँगा, लेकिन एक मिस्टेक अक्सर आता है ये चीज़ कि लोग एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी वही चीज़ फिर से पिछला वाला बात मैं बताता हूँ कि लोग ये नहीं पता है कि अगर मुझे सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है तो सीबीटी 1 के लिए मेरा मैथ, रीजनिंग और उसके बाद जो साइंस का पोर्शन है, फिजिक्स और करंट अफेयर्स, अगर मैं इतना प्रिपेयर करता हूँ, 100% अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ, तो अभी भी कितना भी कम सीट है या ज़्यादा सीट है, अभी भी सिर्फ मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स और करंट अफेयर्स से आप सीबीटी 1 क्वालिफाई आराम से कर सकते हो। और इसका फायदा क्या होने वाला है कि आपको सीबीटी 2 में पहले से ही बहुत बेटर प्रिपेयर्ड हो गए, जो कि फाइनल कट ऑफ की ओर ले जाता है वो चीज़। और मिस्टेक क्या होता है कि जैसे मान लो कि सीबीटी 2 में ड्राइंग है, जो कि मेरे टाइम पे मैं बार बार बोलता हूँ कि 2 या 3 नंबर का आया हुआ था। तो वो 2 या 3 नंबर के लिए आप पूरा एक बुक पढ़ोगे, उससे बेटर होगा कि मैं मैथ को और ज़्यादा कंप्लीट कर लूँ, कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आंसर सही सही निकलने लगे, कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं बहुत। जैसे कि अभी सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्वालिफाई करने से पहले लोग चक्कर में पड़े हुए हैं कि मैं साइको में क्या होता है वो जान लूँ। तो नहीं, वो सब जानने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ लोगों का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उंगली टेढ़ा है, ये है वो है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई ये कर दो, अगर ये मैं मेडिकल क्वालिफाई कर सकता हूँ तभी पढ़ूंगा। भाई पहले पढ़ लो, उसके बाद अगर एग्जाम क्वालिफाई होगा तो मेडिकल तक पहुंच जाओगे तो अच्छी बात है। तो बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, मेन अभी मैं बोलूंगा कि अभी का जो पीरियड है, अभी का टाइम है, सिर्फ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पे फोकस करो मेनली। और मेरा कहने का ये भी मतलब नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सिर्फ मत ही पढ़ो। केमिस्ट्री बायो भी पढ़ो, लेकिन कम, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक। डीपली नॉलेज रखो तुम फिजिक्स का, मैथ का और रीजनिंग का। वो डीपली नॉलेज तुम्हारा सीबीटी 2 में काम आएगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ों के पीछे मत भागो। एक्स्ट्रा चीज़ों से कहने का मतलब गर्लफ्रेंड भी होती है, ठीक है। हाँ, अगला बात, 24 आवर रूटीन में क्या करना है। तो 24 आवर रूटीन में लोग बनाते हैं कि मैं सुबह जगूंगा, ऐसा करूंगा, उसके बाद इतना घंटा पढ़ूंगा। नहीं, 24 आवर रूटीन में आपका क्या होना चाहिए कि जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसको मैं साइड में रख लूँ, और अभी खासकर सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सीरियस हो एएलपी को लेके, तो खाना पीना ये सब चीज़ें रखो साइड में, और उसके अलावा जो भी टाइम बचता है उसमें मैं पढूं। और रूटीन में कहने का मतलब क्या होना चाहिए कि आप दिन का टारगेट रखो कि मेरा मान लो मैथ अच्छा था, जब मैं पढ़ता था तो मैं मैथ्स को कम टाइम देता था। मेरा रीजनिंग भी मतलब अच्छा था, लेकिन उसमें प्रैक्टिस चाहिए होता है तभी रीजनिंग हो पाता है। तो मैथ से मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देता था,
और मेरा फिजिक्स वगैरह थोड़ा कम था अच्छा, तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम देता था। तो वो चीज़ एक अपना सेक्शन क्लियर करो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, उसको बोलते हैं रूटीन। जैसे मान लो कि आप देखो कि मेरा दिन भर में 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई हो रहा है, तो मैं 4 घंटे मैथ्स को दे देता हूँ, 3 घंटे रीजनिंग को दे देता हूँ, 2 घंटे इसको दे देता हूँ, और 1-1.5 घंटे में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ। वो चीज़ होता है। और एक ये सिर्फ पढ़ना नहीं होता, जैसे कि मेरा रूटीन में क्या रहता था, मैं सुबह जगते ही प्रैक्टिस सेट लगाता था, जगते ही। और दिन भर में मैं कितना प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, कितना घंटा मैथ सॉल्व करूंगा, कितना घंटा फिजिक्स का मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कितना घंटा थ्योरी पढ़ूंगा, कितना घंटा न्यूमेरिकल पढ़ूंगा, उसको सेक्शन बांटने को मैं बोलता हूँ 24 आवर रूटीन। इसको नहीं कि सुबह जगे, एक्सरसाइज करेंगे, खाना खाएंगे, ये हगने मुतने जाएंगे, उसके बाद नहीं, ये सब चीज़ें रूटीन में नहीं आता। सेक्शंस बांटो, प्रैक्टिस सेट का, थ्योरी पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का, मैथ लगाने का, वो सेक्शन करो, उससे अच्छा होगा। और अपना वीक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख के, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट चीज क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के सेक्शन में अगर आते हो तो बुक्स डिसाइड कैसे किया जाता है। बुक्स वो डिसाइड किया जाता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कोई अच्छा बेटर बुक बता दो, कोई अच्छा बेटर बुक बता दो। पहला, एक बुक से आपका सिर्फ एक बुक से सिलेक्शन नहीं होने वाला। और अभी जिस हिसाब से सीट्स है उसके हिसाब से तो एक बुक से नहीं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इनका बुक बहुत बढ़िया, उनका बुक बहुत बढ़िया। भाई जिस बुक से आपको बेटर समझ में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वो मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे मान लो कि मुझे किरण के बुक से अच्छा समझ में आ रहा है तो मैं किरण का बुक लूंगा, आपको प्लेटफॉर्म के बुक से ज्यादा समझ में आ रहा है आप प्लेटफॉर्म का बुक लोगे। लेकिन उसके लिए जानना तो पड़ेगा ना कि कौन से बुक में क्या है, कैसा है। अब मैं बोलता हूँ जैसे यूथ का बुक है तो यूथ के बुक में मुझे प्रॉब्लम क्या लगता है, बोलते हैं बेस्ट बुक है, ठीक है मानता हूँ। लेकिन जब आप मैथ का बुक उठाते हो तो प्रैक्टिस करने के लिए मैथ के क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर दिया है, सॉल्व कैसे करोगे, प्रैक्टिस करना होता है ना मैथ, कैसे करोगे। तो उस हिसाब से बुक अपने हिसाब से सिलेक्ट करो कि तुमको लूसेंट से समझ में आ रहा है कि अरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया से समझ में आ रहा है कि क्राउन से समझ में आ रहा है। मैं तो सजेस्ट कर सकता हूँ ना बुक, तो मैं जो बुक सजेस्ट करता हूँ उसके हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो नहीं। मैं जो बुक बता रहा हूँ वो देखो, हाँ ये बुक कैसा है, पीडीएफ पे मिलता है, देखो, उसके बाद बाई कर लो। अगर अच्छा लगा, नहीं तो आपको जो बुक अच्छा लगे वो लो, जैसे मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस करना बहुत जरूरी है। खासकर रेलवे के सारे चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मैथ यहाँ पे मिलेंगे। सेम रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज मिलेगा। 27,000 प्लस फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि यूज कर सकते हो। जो भी एग्जाम हो रेलवे का, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, जेई, सब में इसको यूज किया जा सकता है। और ये बुक्स मस्ट हैव मेरे हिसाब से हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर मैथ, रीजनिंग वाले में भी कवर किया गया है, तो ले सकते हो। तो मैं ये इसलिए बताता हूँ, मैथ्स के लिए मेरे हिसाब मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करना सबसे बेटर चीज होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ये वाले बुक में, जो किरण वाला बुक है। रीजनिंग के लिए भी सेम 10,000 और 8700 क्वेश्चन है, तो उसको आप आराम से प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मुझे वो बेटर लगता है। अगर किसी को स्टार्ट करना है, अगर तुमको मान लो मैथ अभी स्टार्ट ही करना है तो साकिर अहमद तुम्हारे लिए बेटर है। हर बुक का अलग अलग चीज होता है। जैसे लूसेंट है तो लूसेंट क्या है, लूसेंट डीप पढ़ने के लिए नहीं है, लूसेंट क्या है, रिवाइज करने के लिए, ब्लू वाला। अगर तुमको डीप पढ़ना है तो ग्रीन वाला लूसेंट लोगे ना। इस तरह से होता है बुक का डिसीजन। मैं बोलता हूँ अगर आपको डीप पढ़ना है फिजिक्स तो एनसाइक्लोपीडिया या लूसेंट ले लो। उसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर देखना है तो मैं जो सार संग्रह बताया वो ले सकते हो आप। प्रैक्टिस करना है तो आप किरण का मैथ, रीजनिंग ले लो। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप ले लो राकेश यादव के, लोग बोलते हैं वो भी अच्छा है। मैं साकिर अहमद से स्टार्ट किया हूँ, वो ले सकते हो। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोलता हूँ कि आप प्लेटफॉर्म का, किरण का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आता है। आप देखो कि किस प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो प्रीवियस ईयर से मिल रहा है, समझ रहे हो, वो प्रैक्टिस सेट बेटर लेना होगा ना। तो इस हिसाब से बुक डिसाइड किया जाता है। ये नहीं कि दूसरे से पूछे और वही बुक पढ़ रहे हो आपका निकल जाएगा। अरे मैं जो बुक पढ़ा वो मुझे बेटर समझ में आता था इसलिए पढ़ाऊंगा, आप जो वो बुक पढ़ोगे जो आपको बेटर समझ में आए। हाँ, नेक्स्ट चीज आता है कोचिंग। कोचिंग कितना इंपॉर्टेंट है, तो अभी मेरे हिसाब से जो लोग कोचिंग, अगर लॉन्ग कोर्स का कोचिंग कर रहे हैं उनको तो छोड़ ही देना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, मैं लास्ट मोमेंट पे पटना गया होता, लास्ट मोमेंट में पटना जाके अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करता तो वो लोग अपने हिसाब से सिलेबस कराते हैं। जो पहले कोचिंग कर चुके हैं या लास्ट थोड़ा सा बचा है वो कर लो, लेकिन अभी स्टार्ट, अभी वैकेंसी आने के बाद कोचिंग करना वो एक गलत चीज़ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका कोचिंग जाने आने में। मैं क्या करता था, मैं लास्ट में कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन वो कोचिंग नहीं था, एक तरह से प्रैक्टिस सेट लगाने का सेंटर था। वहाँ पे आपको अपना औकात पता चलता था, उस चीज़ का सेंटर था, क्योंकि वहाँ पे 50-60 लोग आते थे, आप भी प्रैक्टिस करते थे, टॉपर का नाम लिया जाता था। तो आपको थोड़ा ईगो पे भी लगेगा अगर आपका नाम नहीं आएगा तो। हाँ, 2-3 बार मेरा भी आया था। तो वहाँ पे ये कि आप बहुत सारे लड़के मिलके प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करने के बाद आपका कितना औकात है मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सबका अलग अलग, साइंस का अलग प्रैक्टिस सेट लगाता था, मैथ का अलग लगाता था और रीजनिंग का अलग। तो मैं सिर्फ मैथ ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे पता करना था कि मैं कितने में हूँ। तो मैं वहाँ गया, मुझे पता चला कि हाँ मेरा लेवल ठीक ठाक है, तो मैं वो किया। अगर अभी किसी को कोचिंग ज्वाइन करना भी हो तो क्रैश कोर्स का कोचिंग ज्वाइन करे,
जो कि बहुत जल्दी में सिलेबस खत्म कराता है। वो हम लोग का इलाहाबाद में किया गया था। सीबीटी 1 के टाइम पे क्रैश कोर्स कराया गया था मैथ का और रीजनिंग का, जो कि पूरा मैथ का क्रैश क्लास 8 दिन में खत्म, और फिर क्रैश कोर्स रीजनिंग का भी 7-8 दिन में खत्म। तो अभी अगर किसी को करना भी है तो क्रैश कोर्स स्टार्ट करो। अनंत सर थे, अभी वो पता नहीं कराते हैं नहीं कराते हैं क्लास, लेकिन बहुत सही और सटीक क्रैश कोर्स उनका था। तो अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग कोचिंग अब ज्वाइन करना बेवकूफ़ी होगा। अभी क्या करना है, अगर आप कोई पटना में बाहर रह रहा है तो वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। यूट्यूब पे भी क्रैश कोर्सेस हैं, वो सब चीज़ें ज्वाइन करो। और प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस लगाना कहीं जाके वो बेटर होगा। जैसे बिहार में क्यूज होता है तो वो अच्छा चीज़ है, उससे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ, कितना हूँ, मेरा कमी क्या है, वो सब चीज़। तो अभी लॉन्ग कोचिंग नहीं, क्रैश कोर्स और प्रैक्टिस है, ये अच्छा है मेरे हिसाब से। अपना 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 सोच होता है सबका। वीडियो का सबसे मेन टॉपिक प्रीवियस ईयर एंड प्रैक्टिस है। तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं सबसे मेन की बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे एक वीडियो फ्लैश हो रहा होगा, जो कि मैं सब लोगों का इंटरव्यू लिया था पूरे एएलपी का। तो उसमें से एक लोगों ने बोला था कि भाई मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट लगा के सिलेक्ट हो गया। हाँ, उस टाइम ऑब्वियस था, सीट ज़्यादा था। लेकिन अभी क्या है कि अभी भी अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते तो आपको अपना औकात नहीं पता चलेगा। सिंपल रफ वर्ड में औकात नहीं पता चलेगा। और आगे का एक और बात होता है कि प्रीवियस ईयर मेन लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट लगा रहा है तो उसको दूसरे से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि भाई कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या एएलपी के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। वो 100% श्योर रहेगा कि हाँ यहाँ से तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, जो 10 लगाया। इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे छांटते हैं वो, अगर कोई 10 प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर, मेन प्रीवियस ईयर लगाया तो उसको ये पता रहेगा कि 10 टॉपिक में से एक टॉपिक ऐसा है जो बार बार पूछा जा रहा है, 2 टॉपिक ऐसा है जो बार बार पूछा जा रहा है, 20 में से मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन प्रीवियस ईयर में से क्या है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो चीज़। और देखो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाने का मैं बताता हूँ। सुबह आराम से मैं लगाता था एक टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक का फायदा एनालिसिस उसमें बहुत अच्छे से दिया रहता है। जैसे आप टेक्स्ट बुक का अगर प्रैक्टिस सेट लगाए होगे कोई, तो मैं 300 का कुछ खरीदा था, ऐसे 300-350 का पास, जिसमें 1 साल के लिए मुझे फ्री मिला था। और एक पास खरीद के मैं CBT 1, CBT 2 और साइको तीनों लगाया था उसी में से। देखो और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं क्या करता था कि देखो मैं लगाता था प्रैक्टिस सेट दोपहर में एक, शाम में एक और सुबह में ऑनलाइन। इतना तो मेरा डेली रूटीन का रहता ही था। फायदा मैं गिना चुका हूँ और बताता हूँ तरीका। कभी भी ये गलती मत करना कि कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हो कैलकुलेशन, बहुत गलत चीज़ हो जाएगा। एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता है, वहाँ पे हाथ से करना है। और प्रीवियस ईयर लगाने का या प्रैक्टिस सेट लगाने का एक फ़ायदा और होता है कि आपका कैलकुलेशन और स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन वो कब होगा, जब आप प्रॉपर टाइम, जितना अगर 75 वाला कर रहे हो CBT 1 का तो 1 घंटे, CBT 2 का कर रहे हो तो 1.5 घंटे, उतने में अगर आप करते हो तो ही, नहीं तो आप 2 घंटे में 75 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, नहीं वो नहीं होता है। ऑफलाइन का बात कर रहा हूँ। और कैलकुलेटर कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, हाथ से करो, स्पीड बढ़ेगा और कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा, उससे भी स्पीड बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ यार मैं तो 1 घंटे में 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। ये चीज़ें होती हैं। तो मोस्ट जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा है। प्रीवियस ईयर तो सबका कॉमन होगा, प्रीवियस ईयर पहले लगाओ प्रीवियस ईयर को और देखो कि ऐसा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कौन सा प्रैक्टिस सेट दे रहा है, वो अच्छा होगा ना, इसलिए उसको ही डिसाइड करो। और लास्टली ट्रेड का बात। ट्रेड के लिए बहुत लोग परेशान है कि भाई मैं अभी से ही पढ़ूं। नहीं, अभी से मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि ट्रेड सिर्फ क्वालिफाइंग है। 75 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसमें 40 नंबर भी ला दिए तो क्वालिफाई कर जाओगे। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, इतना भी सीट पे मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो कुछ लोग बहुत हाइप कर रहे हैं तो उस चीज़ को नहीं, अभी भी अगर 40-45 मोस्ट ला दिए तो आराम से क्वालिफाई करोगे। और अगर बहुत ज़्यादा ट्रेड पढ़ लिया और CBT 1 में फेल हुए तो प्रॉब्लम है ना। इसलिए ट्रेड पढ़ना जरूरी है। क्रैश कोर्स उसको चलता है पढ़ने में। लास्ट में CBT 1 क्वालिफाई कर लो, CBT 2 का रिजल्ट आ जाए, जाना 1 महीने के लिए अपने ट्रेड का क्रैश कोर्स करना, उतना इंपॉर्टेंट, बस उससे ज़्यादा नहीं। ट्रेड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि अब ऐसा है कि सीट भी बहुत कम है। सिर्फ 15 गुने लड़के लेने वाले हैं। अगर 6000 भी काउंट करो तो 90,000 1 लाख के आसपास लड़के होने वाले हैं। और आपका अगर CBT 1 बूस्ट नहीं कर पाए, बहुत अच्छा नंबर नहीं ला पाए, तो ट्रेड देने का मौका नहीं मिलेगा। अब मेरे पे एक चीज़ ट्रस्ट करो कि ट्रेड उतना हेवी चीज़ नहीं होता है जितना लोग बना रखे हैं इसको। लास्ट में क्रैश कोर्स करना, मैं तो एक बुक पढ़ के ही कर लिया था, क्योंकि मैं पहले JEE का कोचिंग करता था ना, तो मेरा ट्रेड अच्छा था इस रीजन से। तो ट्रेड को हाइप मत करो, लास्ट टाइम है, बहुत अच्छा, अभी ज़्यादा भी सीट नहीं है लेकिन मौका है ALP बनने का 6000 लोगों के लिए पूरे इंडिया में।
तो टाइम वेस्ट कम करो और पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस करो। और हाँ, अगर इन टॉपिक्स पे किसी को किसी टॉपिक पे ज़्यादा चाहिए कि हाँ इसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करो, या प्रैक्टिस सेट का, या स्टार्ट का, सिलेबस एनालिसिस का, एग्जाम एनालिसिस, जो भी, तो कमेंट करके बताना। और जोन कौन कौन जो भी फॉर्म फिलअप कर दिया वो बताना कि जोन कौन कौन सा मैं डाला हूँ, थोड़ा हमको ही बताओ कि कहाँ कहाँ डाल रहे हो, कौन कौन लोग। और अगर जोन सिलेक्शन पे अभी वीडियो चाहिए तो बताना, मैं बना दूंगा। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, सब बगैर, अपना ख्याल रखो। हाँ, अब थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा करो, ठीक है।